ऋषिकेश का शिवपुरी गांव, जो कि ऋषिकेश से 16 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ पर बहुत सारे शिव मंदिर होने की वजह से इसका नाम शिवपुरी है। यहाँ बहुत ही घने जंगल है और यहाँ का पूरा वातावरण शांत है, जिसकी वजह से यहाँ बहुत सारे प्रवासी आते हैं और अपना कैंप भी लगाते हैं। शिवपुरी में कई महल व किले और मंदिर हैं, जिनमें नारवार किला, माधव विलास पैलेस और महुआ शिव मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध हैं। शिवपुरी एक शानदार पर्यटक स्थल है। शिवपुरी से ऋषिकेश तक राफ्टिंग के रोमांच का आनंद ले सकते हैं। ये जगह अपने शांत और सुंदर वातावरण के लिए भी जाना जाता है। दिसंबर का महीना, हल्की सर्दी का सुनहरा मौसम और शाम का समय, सामने खलखल बहती हुई पवित्र गंगा नदी, जिसकी बहने से ही आती हुई आवाज़ कानों में जैसे एक शास्त्रीय संगीत का माहौल उत्पन्न कर रही हो। चारों ओर धरती की खूबसूरती बढ़ाते हुए आकर्षित करने वाली पहाड़ों की माला और उन पर लहराते हरियाली बिखेरते हुए हरे हरे पेड़, उस पर से इन सबकी खूबसूरती पर चार चांद लगाती हुई इन पर प्रकाश बिखेरते हुए सूरज की लालिमा। वाह, क्या खूबसूरत और अद्भुत नज़ारा है। अचानक ही एक आवाज़ आई तो राज ने पीछे मुड़कर कहा, खूबसूरत ही होता है प्रिया जी, खूबसूरत जगहों का नज़ारा, हाँ, वो आपके मक्खन लगाने से बदल नहीं जाएगा। कहते हुए राज हंसने लगा। प्रिया ने जब पीछे देखा तो कहा, मैं किसी को मक्खन नहीं लगा रही, मैं सही तारीफ कर रही हूँ। और तुम क्यों दांत फाड़ रहे हो? तुम्हें आज तक मेरी तारीफ तो करनी है नहीं आई, दूसरों की क्या खाक करोगे? और किसी की तारीफ करना मतलब उसे मक्खन लगाना नहीं कहते, उसे तो खैर जाने दो, तुम क्या समझोगे, तुम तो खुद एक पागल इंसान हो। कहते हुए प्रिया पैर पटकते हुए वहाँ से दूसरी ओर चली गई। राज देखकर हंसने लगा। राज और प्रिया कपल्स थे, खूब झगड़ते भी थे, जो प्यार करने के साथ साथ। राज को प्रिया को चिढ़ाने में बहुत मज़ा आता था, इसलिए वो उसे हर छोटी छोटी बात में चिढ़ाता रहता था। अब वो भी क्या करे, इतनी छोटी सी बात में प्रिया नाराज़ होकर चली गई। उसने कुछ नहीं कहा, वो भी वहाँ के नज़ारों का लुत्फ़ उठाने लगा। उसने पीछे कैंप की तरफ देखकर आवाज़ दी, अरे मैं, करण, ईशानी, तुम सब कहाँ हो? हम सब दोस्त मिलकर यहाँ घूमने आए हैं, ना कि कमरे में बैठे रहने के लिए। राज ने देखा कि उसके चिल्लाने पर भी कोई आवाज़ नहीं दे रहा था, तो वो झुंझलाकर उठा और वापस कैंप की तरफ जाने लगा। उधर प्रिया राज को यूं झुंझलाया देखकर मन ही मन हंस रही थी और मन में ही कहने लगी, पागल बंदा मुझे चिढ़ा रहा था, अब देखो खुद कैसे चिढ़े हो। राज अंदर गया तो देखा वहाँ कैंप में कोई नहीं था। राज घबरा गया और सोचने लगा, अरे ये सब कहाँ चले गए। वो जल्दी से पीछे की तरफ गया, वहाँ भी कोई नहीं था। उसने प्रिया की तरफ देखा, पर प्रिया के पास भी कोई नहीं बैठा था, तो राज घबरा गया। उसने आकर प्रिया से कहा, प्रियू मेरी बात सुनो ना, करण, मयंक और ईशानी कहीं नहीं दिख रहे हैं, तुमने उन्हें देखा क्या? प्रिया ने देखा राज इस समय गंभीर स्थिति में है, तो उसने भी कोई नखरा नहीं दिखाते हुए कहा, नहीं मैंने नहीं देखा। राज ने कहा, तुम उन्हें फ़ोन करो, मैं उन्हें आसपास देखता हूँ। प्रिया भी घबरा गई, इसलिए उसने घबराते हुए कहा, ठीक है। प्रिया ने उन्हें फ़ोन लगाया, पर तीनों का फ़ोन नहीं लग रहा था। ईशानी का फ़ोन तो स्विच ऑफ था। प्रिया जल्दी से उठकर राज के पास आई और उससे कहा, राज, वो दोनों का फ़ोन नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है, पर ईशानी का तो फ़ोन ही स्विच ऑफ है, अब हम क्या करें? राज ने कहा, चलो उन्हें ढूंढते हैं। थोड़ी दूर और आगे जाने पर राज को दूर खड़े मयंक और करण दिखे। राज ने राहत की सांस ली। वो और प्रिया उनके पास आए। राज ने आते ही मयंक और करण से कहा, पागल हो गए हो क्या तुम लोग? पता नहीं चल रहा हम कितने परेशान हो गए। कम से कम कहीं जा रहे हो तो बताकर तो जाओ। मयंक ने कहा, भाई वो करण ने मुझसे कहा। राज ने उससे कुछ बोलने से पहले ही कहा, अब सफाई नहीं चाहिए मुझे, तुम तीनों मेरी जिम्मेदारी हो, तो मेरे अनुसार चलो। यहाँ का इलाका थोड़ा जंगली टाइप का है, तो मयंक और करण ने कहा, सॉरी भाई। राज ने कहा, ठीक है, पर यह बताओ ईशानी कहाँ है? करण ने कहा, भाई वो तो अभी थोड़ी देर पहले वहीं टेंट के पीछे वाले हिस्से में फ़ोटोग्राफी कर रही थी, वहीं होगी। राज ने कहा, मैंने पूरा कैंप छान मारा है, ईशानी कहीं नहीं है। प्रिया लगातार ईशानी के नंबर पर कॉल ट्राई कर रही थी,
पर स्विच ऑफ सब मिलकर उन्हें ढूंढने लगे, पर ईशानी उन्हें कहीं नहीं मिली। तभी एक गांव का बूढ़ा आदमी बौखलाता हुआ उनके पास आया। वह बूढ़ा आदमी बोला, आप जिस मैडम को ढूंढ रहे हो उनको मैंने थोड़ी देर पहले ही ऊपर जाते हुए देखा है। वो एक मेमने को बचाने के चक्कर में ऊपर जाने लगी थी। मैंने उनको आवाज़ दी पर वो रुकी नहीं। आप लोग उन्हें बचा लीजिए, क्योंकि ऊपर की तरफ काफ़ी जंगली जानवर भी रहते हैं। यह सुनकर वो चारों घबरा गए और उस ओर भागे जिस ओर ईशानी गई थी, पर उस ओर ईशानी उन्हें नहीं मिली। उन्हें परेशान होकर आसपास के सारे इलाकों को छान मारा, पर ईशानी उन्हें कहीं नहीं मिली। वे लोग घबराकर वहाँ के फॉरेस्ट अधिकारी से संपर्क करने की कोशिश करने लगे। प्रिया भगवान से मांगने लगी कि कहीं उसे कुछ ना हो जाए। इधर दूसरी ओर ऊपर की तरफ घना जंगल था, जहाँ एक छोटा सा मेमना भागते हुए एक जगह झाड़ियों में छुप गया। तभी दूर से आवाज़ आई, मेम्स मेम्स, वेयर आर यू मेम्स मेम्स। यहाँ मेमना मस्त होकर झाड़ियों में से निकलकर वहीं बने एक जलाशय में से पानी पीने लगा। उसे पता भी नहीं चला और अचानक उस पर पीछे से वार हुआ। जो मेमना अभी तक जमी पर चल रहा था वो अब किसी की गोद में था। उसने कहा, ओ माई गॉड मेम्स, यू आर लुकिंग सो क्यूट माई डार्लिंग। कहते हुए उसने प्यार से उसके सर पर अपना हाथ फेरा और उसे लेकर पीछे मुड़ी। तभी एक हवा का झोंका उसके चेहरे को छू कर गया। उसकी जुल्फ़ें जो अब तक सीधी थीं अब पूरी की पूरी उलझ गईं। उसकी कानों की बालियां भी उड़ उड़ कर हवा से बात करने लगीं। उसने अपने एक हाथ से अपने बालों को ठीक किया और मेमने को अपने गोद में लेकर वहाँ से निकल गई। मेमना में कर रहा था और ये पागल लड़की उससे बेझिझक बातें किए जा रही थी, जैसे वो मेमना ना हो उसका दोस्त हो। उस लड़की ने अपनी बातों का पिटारा खोला और कहना चालू कर दिया, हाय मेम्स, माई सेल्फ इज़, ओह सॉरी सॉरी, मैं तो भूल ही गई तुम्हें इंग्लिश कहाँ से आती होगी। चलो मैं तुमसे हिंदी में सब कुछ बताती हूँ। माई नेम ईशानी चतुर्वेदी, कानपुर की रहने वाली हूँ, पर कानपुर से ज़्यादा मेरा गुजारा दिल्ली में होता है, क्योंकि मैं वहीं पढ़ाई करती हूँ। अब थोड़े दिन की छुट्टी मिली थी तो मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो कानपुर घूमो या तो देहरादून। तभी मेमने ने कहा, मैं जैसे पूछ रहा हो तो तुम ऋषिकेश में शिवपुरी में क्या कर रही हो। तभी ईशानी ने कहा, अरे हाँ हाँ, मुझे पता है कि तुम्हें ये जानना है कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। तो सुनो, इन दोनों जगहों पर मैं कई बार घूम चुकी हूँ, तो मैंने सोचा इस बार कुछ नया किया जाए। वैसे मैं ना शिव की बहुत बड़ी भक्त हूँ। अब इतनी ठंडी में मैं केदारनाथ और अमरनाथ तो दर्शन करने से रही, तो सोचा क्यों नहीं ऋषिकेश के शिवपुरी को देखा जाए, यहाँ के बारे में जाना जाए। और यहाँ शिव जी के इतने मंदिर भी तो हैं। फिर यहाँ से शिव जी के दर्शन करने के बाद मंसूरी भी घूम लिया जाए। क्यों मेम्स, मैंने ठीक किया ना? बोलो बोलो। मेमने ने फिर से में कर दिया, जैसे बोल रहा हो। हाँ मैं समझ गया। ईशानी अपने धुन में मेमने से बातें किए जा रही थी और जहाँ से आई थी वहीं वापस नीचे जाने लगी थी। ईशानी ने मेमने से कहा, वैसे तुम्हें पता है मेरे पास एक अद्भुत शक्ति है। मैं एक बार रास्ता देख लूँ तो उसे जल्दी भूलती नहीं हूँ। मेमने ने फिर से में किया, जैसे कह रहा हो, लगता है तुम हमारी बिरादरी की हो। और ईशानी ने जैसे समझ भी लिया हो वो ऐसे बोलने लगी, हाँ हाँ पता है, तुम यही सोच रहे हो ना कि कहीं मैं तुम्हारी बिरादरी की तो नहीं हूँ। लग तो ऐसा ही रहा है कि मैं तुम्हारी बिरादरी की ही हूँ। सुबह खेलते हुए घर से निकल जाओ और रात को अपने घर ढूंढते हुए अपने ठिकाने पर पहुँच जाओ। ऐसा कहकर वो खुद ही ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। वैसे एक और बात है, तुम इतने प्यारे हो कि मैं तुम्हारे पीछे खुद ब खुद खिंची चली आई। मैं तो तुम्हारी फ़ोटोज़ क्लिक कर रही थी, पर मुझे क्या पता था कि तुम इतने तेज़ भागोगे कि घने जंगल में ही आ जाओगे। इसलिए मैं तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे पीछे पीछे चली आई। शाम के समय के बाद अब अंधेरा होने को था, इसलिए ईशानी अब जल्दी जल्दी नीचे की तरफ उतरने लगी। मोबाइल निकालकर टाइम देखना चाहा, पर उसका मोबाइल तो कब का स्विच ऑफ हो चुका था। उसने कहा, होता है, ऐसे पहाड़ी इलाकों में ऐसा एडवेंचर होता है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। हम ज़्यादा ऊपर तो आए नहीं हैं, अभी थोड़ा ही देर में कैंप आ जाएगा तो हम सेफ़ हैं। मुझे तो पता ही था
कि यह मोबाइल मुझे धोखा ज़रूर देगा। कहते हुए वो अपनी ही धुन में जाने लगी कि तभी उसे किसी की चीखने की आवाज़ आई। ईशानी ने उस ओर देखा तो उस तरफ जो उसने देखा उसे देखकर वो घबरा गई। ईशानी ने उस ओर देखा जहाँ से उसे आवाज़ आई थी। उसने देखा करीब करीब 5-6 लोग एक घायल व्यक्ति को रस्सी में बांधकर ले जा रहे हैं और उनमें से एक व्यक्ति उस घायल व्यक्ति को पट्टे से मार भी रहा था, जिस वजह से उसकी चीखें निकल रही थीं। ईशानी ने यह सब देखा तो उसका दिल तड़प उठा। उसने जल्दी से मेमने को अपने दुपट्टे से एक पेड़ के सहारे वहीं बांध दिया। उसने उस मेमने को कुछ देर हल्की हल्की थपकी दी, जिस वजह से मेमना वहीं सो गया। ईशानी अब वहाँ से उस ओर गई जहाँ से उस व्यक्ति को ले जाया जा रहा था। हल्का अंधेरा होने की वजह से ईशानी किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। ईशानी उन्हें फॉलो करने लगी। एक जगह रुककर वो लोग कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करने लगे और थोड़ी ही दूरी पर जाकर उन लोगों ने उस व्यक्ति को एक पेड़ से बांध दिया। ईशानी को मौका मिल गया। वो थोड़ी देर वहीं खड़ी रही। वहाँ वो 6 लोग मिलकर खाना बनाने लगे। ईशानी ने एक तरकीब निकाली और उसने चुपके से जाकर उनके लिए बन रही दाल में नींद की दवा मिला दी, जो खाकर वो 6 लोग थोड़ी देर के लिए वहीं के वहीं बेहोश हो गए। दरअसल ईशानी को नींद की गोलियां रखने के लिए दी थी उसके मम्मी पापा ने कि कभी कोई समस्या हो तो नींद की गोली खा लेना। इसलिए उसने गुस्से से पूरी की पूरी डिब्बी ही पर्स में रख ली थी, जो आज उसे काम आ गई। वो जल्दी से उस घायल व्यक्ति के पास गई और उस पर पानी की छींटें मारने लगी। उस व्यक्ति को हल्का सा होश आया तो ईशानी ने जल्दी से उसके हाथ पैर खोले और उसका हाथ पकड़कर वो जल्दी से उसे वहाँ से दूसरी ओर ले जाने लगी। उस व्यक्ति को कुछ पता नहीं चल रहा था, पर ईशानी ने सब काम धीरे से और सावधानी पूर्वक किया। उसने आते समय एक जलती हुई लकड़ी भी हाथ में उठा ली थी, जिसकी रोशनी में उसे रास्ता ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी। उसने मेमने को भी ले लिया था साथ में। उसने एक हाथ से मेमने को पकड़ रखा था और एक हाथ से उस व्यक्ति को कंधे से। नीचे तक जाने का रास्ता कठिन था, पर इतना भी कठिन नहीं था कि ईशानी का विश्वास डगमगा जाए। वो साहसपूर्वक आगे पीछे देखते हुए नीचे की तरफ उतरने लगी। ईशानी घबराई हुई सी जल्दी जल्दी नीचे की तरफ जाने लगी। थोड़ी ही देर में वो नीचे की तरफ आ गई, जहाँ राज, प्रिया, मैंग, करण कुछ पुलिस वालों के साथ नीचे ही खड़े थे। ईशानी को देखकर वो सब नीचे आए। मेमने का रखवाला भी वहीं खड़ा था। उसे देख मेमना ईशानी की गोद में से तुरंत छलांग मारकर भागा भागा अपने मालिक के पास पहुंच गया। ईशानी यह देखकर मुस्कुराई। तभी वहाँ राज और बाकी सब लोग उसके पास आ गए। ईशानी ने उस घायल व्यक्ति को पुलिस के हवाले करके ऊपर हुई सारी घटनाओं के बारे में बता दिया। पुलिस वाले ने कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है बेटी। हमें तुम पर और तुम्हारी बहादुरी पर बहुत गर्व हुआ है। तभी उनमें से एक पुलिस वाले ने उस घायल व्यक्ति को थोड़ा उजाले में ले जाकर पहचानने की कोशिश की और पहचान कर जोर से चिल्लाया, सर, ये तो अपने एसीपी साहब हैं। उन कुत्तों ने क्या हालत बना दी है सर की। कोई पानी लाओ रे। जल्दी एसीपी का नाम सुनते ही सब जल्दी जल्दी अपनी कार्रवाई करने लगे। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। ईशानी और उसके दोस्त कैंप में ही रुके। राज ईशानी को डांट लगा रहा था, क्या ज़रूरत थी तुम्हें ऊपर जाने की? हाँ, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या जवाब देते हम तुम्हारे मम्मी पापा को? और फ़ोन तो कम से कम चार्ज रखा करो अपना, वो भी स्विच ऑफ। देखो ईशानी, अब तुम बड़ी हो गई हो तो तुम्हें ये सब छोटी छोटी बातें समझाने की ज़रूरत नहीं है, समझी? ईशानी ने पहले सब कुछ अच्छे से सुन लिया और कहा, हम भी कुछ अपनी सफाई में बोल लें अगर इजाज़त हो तो। राज ने उसे गुस्से से देखा तो प्रिया बीच में बोली, राज, गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे समझाती हूँ। और प्रिया ने उसे प्यार से समझाया, ईशानी, हमारे साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती है। यहाँ जंगल का इलाका है, लाखों जंगली जानवर घूमते हैं यहाँ। तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, वरना हम कल ही यहाँ से रवाना हो जाएंगे। ईशानी ने कहा, अच्छा ठीक है, अब से मैं आप सबको बिना बताए कहीं नहीं जाऊंगी। अब तो आप लोग माफ़ कर दीजिए और खाना दीजिए, मुझे तो बहुत ज़ोरों से भूख लग रही है। ईशानी का यह बचपना देखकर सब हंसने लगे। थोड़ी देर बाद ईशानी सो गई, पर उन्हें पता न चले इस प्रकार पुलिस वालों ने बाहर से ही ईशानी पर पहरा दे रखा था।
ऐसा करने के लिए उन्हें एसीपी शिवाय ठाकुर ने कहा था, जिसकी जान अभी कुछ देर पहले ईशानी ने बचाई थी। शिवाय को डर था कि कहीं वो आतंकवादी ईशानी पर या फिर वहाँ के लोगों पर हमला न कर दें। इधर शिवाय का ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में चल रहा था। दरअसल शिवाय को एक न्यूज़ मिली थी कि कुछ आतंकवादी सिपुर के जंगल की तरफ बढ़े जा रहे थे, इसलिए शिवाय उनको ढूंढने निकला था। समय न मिल पाने के कारण वो पुलिस स्टेशन पर बता नहीं पाया था, पर आतंकवादियों ने उस पर धोखे से वार करके उसे बंदी बना लिया था और उस पर फटी पुरानी साल उड़ा दी थी, ताकि अगर कोई उन्हें देख भी ले तो गांव का गरीब व्यक्ति ही समझे। आतंकवादियों ने उनके पैर पर गोली मारी थी और सिर पर डंडा, जिस वजह से एसीपी की हालत हुई थी। सुबह होते ही उन आतंकवादियों को पकड़ लिया गया और वो अब जेल में थे। ईशानी और उसके दोस्त सुबह सुबह ही घूमने निकल चुके थे। घूमते हुए ही ईशानी को अचानक से एसीपी की याद आई। उसने सोचा एक बार हॉस्पिटल जाकर उनका हाल चाल तो पूछ ही लेना चाहिए। राज और सारे दोस्त भी तैयार हो गए। दोपहर को ईशानी और उसके दोस्त शिवाय से मिलने पहुंच गए। वो दूसरी तरफ मुंह करके बैठे थे और मोबाइल पर किसी से बातें कर रहे थे। किसी की आने की आहट सुनकर वो जैसे ही मोबाइल लेकर पीछे मुड़ने गए कि उनके पैर वहाँ पर रखा हुआ ग्लूकोज का स्टैंड गिरने जैसा हो गया। शिवाय घबरा गया, पर जब उसने घबराकर आंखें ऊपर की तो उसने देखा सामने एक खूबसूरत सी लड़की एक प्यारी सी मुस्कुराहट लिए हाथ में स्टैंड पकड़े खड़ी थी। गुलाबी कुर्ती पर उसके कानों में बड़े से झुमके उसके चेहरे की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। उस पर से बालों का जूड़ा किए हुए थी, उनमें से सिर्फ एक लट चेहरे पर आ रही थी, जिसे बार बार वो परेशान होकर पीछे की तरफ कर देती, और ये परेशानी वाला चेहरा उसे और क्यूट बना रहा था। शिवाय ने प्रश्नवाचक चिन्ह लिए उसे देखा तो ईशानी ने अपनी बातों की राजधानी दौड़ा दी। उसने अपने नाम से लेकर शिवपुरी आने तक की खबर और एसीपी की जान बचाने से लेकर अस्पताल आने तक की खबर, पूरी कहानी को विस्तार पूर्वक सुना दिया। जब उसकी बातें पूरी हुई तो उसने पीछे मुड़कर देखा। उसके सारे दोस्त वहाँ से भाग गए थे और सिर्फ शिवाय मुस्कुराते उसकी बातें सुन रहा था। शिवाय को इस तरह खुद की तरफ देखता हुआ पाकर ईशानी भी उसमें कहीं खो गई। दोनों को ही एक दूसरे को देखकर एक अजीब बेचैनी की महसूसता होने लगी। उनके दिल में एक अजीब एहसास पनपने लगा जिससे वे दोनों अनजान थे। तभी शिवाय के पैर में अचानक से तेज दर्द हुआ और उसकी चीख निकल गई। आह! ईशानी उठकर खड़ी हो गई और घबराते हुए बोली, क्या हुआ जी आपको? मैं बताइए, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। शिवाय ने कहा, अरे आप हमारी कितनी मदद करेंगी? हमें मौत के मुंह से बाहर लेके आई हैं, वही काफ़ी नहीं है? ईशानी ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप जैसे पुलिस ऑफिसर लोगों की जान बचाने के लिए अकेले ही आतंकवादियों से लड़ सकते हैं, तो क्या हम नागरिकों का कर्तव्य नहीं बनता कि आप जैसे ऑफिसर लोगों पर कोई भी मुसीबत आए तो हम सब मिलकर आपको बचा सकें? वैसे मुझे पता नहीं था कि आप कोई पुलिस वाले हैं, वरना पुलिस वालों को हाथ लगाने के जुर्म में मैं उनका हाथ वहीं के वहीं जला देती। हिम्मत कैसे हुई उन दरिंदों को ऐसा करने की? शिवाय ने अपने पैर पर हाथ रखते हुए ही हंसकर कहा, वैसे बहादुर तो तुम हो, ये तो हम मानते हैं। वैसे हमारा नाम शिवाय ठाकुर है। हम गोरखपुर से हैं, पर हमारी पोस्टिंग फ़िलहाल दिल्ली में है। हम तो बस यहाँ कुछ आतंकवादियों की खातिरदारी करने आए थे। ईशानी ने कहा, आप बहुत ही बहादुर हैं सर जी, सच में आई एम इम्प्रेस्ड। कहते हुए ईशानी नीचे नजरें करके शर्मा गई। न जाने क्यों, पर शिवाय न चाहते हुए भी ईशानी की तरफ खींचा चला जा रहा था। ईशानी का भी यही हाल था। थोड़ी देर बातें करने के बाद ईशानी ने बताया कि वो लोग आज रात को मंसूरी के लिए निकल जाएंगे। शिवाय ने कहा, अच्छा। वैसे उसे न जाने क्यों बुरा लग रहा था ईशानी के जाने से। तभी उसके सारे दोस्त वहां आ गए और ईशानी से चलने के लिए कहा। ईशानी ने बेमन से उठते हुए कहा, अच्छा तो हम चलते हैं। शिवाय ने कहा, ईशानी? यह सुन ईशानी ने मुड़कर कहा, हाँ सर जी। क्या मुझे तुम्हारा 2 मिनट मिल सकता है अकेले में? ईशानी ने कहा, जी। उसने दोस्तों से बाहर जाने के लिए कहा। दोस्तों के जाने के बाद ईशानी ने शिवाय की तरफ देखते हुए कहा, हाँ जी बोलिए। शिवाय ने कहा, बस यही कहना था कि वैसे मैं शादीशुदा हूँ, तो तुम मुझ पर ट्राई मत करना। कहते हुए शिवाय हंसने लगा।
सिवाय तो हंसने लगा, लेकिन ईशानी को न जाने क्यों ये बात सुनकर गुस्सा आ गया। वो वहाँ से बिना कुछ बोले उठी और तुरंत भागते हुए कमरे से निकल गई। पूरी रात ईशानी को सिवाय की बात सोच सोच कर रोना आ रहा था। उसने मंसूरी जाने का प्लान भी कैंसिल कर दिया और सुबह होने से पहले ही चुपचाप दिल्ली चली गई। उसके बाकी सारे दोस्त भी ईशानी के जाने के बाद वापस दिल्ली चले गए। ईशानी घर पहुंची तो थोड़े दिनों बाद घर पर उसे लड़के वाले देखने आने लगे। उसकी मम्मी ना जाने क्यों उसकी शादी के पीछे ही पड़ गई। ईशानी को शिवपुरी से दिल्ली आए हुए करीब 1 महीना हो गया, पर उसने किसी से भी मिलने की कोशिश तक नहीं की। चुपचाप अपनी दुनिया में गुम रहने लगी। इतना बोलने वाली ईशानी अब चुप रहने लगी। राज और प्रिया ने उसे समझाया भी और पूछा भी कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसने अपनी ऐसी हालत बना ली है। ईशानी ने किसी से कुछ नहीं कहा। एक दिन उसके लिए बड़े घर का रिश्ता आया। ईशानी की मम्मी ने ईशानी को अपनी कसम देकर उस लड़के से मिलने के लिए कहा। ईशानी के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। वो उस रेस्टोरेंट में गई जहाँ वो लड़का आने वाला था। ईशानी वहाँ खड़े होकर उसका इंतज़ार करने लगी। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज़ आई। 1-2 दिन में तुम्हें हमसे ऐसा प्यार हो गया था कि हमारे एक झूठे मजाक पर हमें छोड़कर यहाँ आ गई मिस ईशानी। ईशानी ने पीछे मुड़कर देखा तो सामने सिवाय खड़ा था। सिवाय ने कहा, अरे पहली नज़र में न जाने तुम्हारा क्या जादू चल गया था हम पर। हम प्यार कर बैठे तुमसे, इसलिए 2 मिनट रुकने को बोले थे, पर हम सोचे कि बात आगे कैसे बढ़ाएं, तो सोचे एक मजाक ही कर लें ताकि तुम्हारा गुस्सा दिखे ये बात सुनकर। अगर तुम नाराज़ हुई तो तुम हमसे प्यार करती हो, और अगर नहीं तो इसलिए बताओ हम क्या गलत किए। डायरेक्ट तुमसे बोले होते कि हमें पहली नज़र का पहला प्यार तुमसे हो गया है, तो तुम हमें जवाब के बदले लात जूता चप्पल देती, पर जवाब ना देती। इसलिए सोचे थे थोड़ा सा मजाक करके ही देख लिया जाए कि, पर तुम तो यहाँ चली आ गई। ना कोई फ़ोन ना एड्रेस, कुछ नहीं था हमारे पास। बस टूटा टांग लेकर बिस्तर पर थे और रुको रुको चिल्लाते रह गए उस दिन। पर मजाल है तुम्हारी कि पलट कर देख भी लो। अब खैर जाने ही दो। बड़ी मुश्किल से ट्रैवल टूर में से तुम्हारा नंबर निकलवाए हैं और ठीक होकर जैसे तैसे तुम्हें ढूंढकर रिश्ता भिजवाए हैं तुम्हारे घर। अब हाँ तो ठीक है, वरना चले जाएंगे हम। कहते हुए सिवाय जैसे ही वहाँ से जाने को हुआ कि ईशानी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इसलिए तुम्हारी शादीशुदा होने की बात मजाक में भी सुनकर गुस्सा आ गया था मुझे, और मेरा गुस्सा मेरी कमजोरी है। ईशानी ने अपनी आंखों में आंसू लाते हुए कहा। मेरा भी जवाब हाँ है। मैं भी तुमसे पहली नज़र का पहला प्यार करने लगी थी। थैंक यू एसीपी साहब हमें पसंद करने के लिए। सिवाय की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने कुछ नहीं कहा, बस खुश होकर ईशानी को कसकर गले से लगा लिया और कुछ ही दिनों में सबके आशीर्वाद के साथ धूमधाम से उसकी शादी हो गई।